अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन आ चुकी है। वैक्सीन सबसे पहले किन लोगों को मिलेगी और आम अफराद के लिए ये कब तक दस्तयाब होगी, ये और उससे जुड़े दीगर सवालों के जवाब हासिल करेंगे वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान से। मगर उससे पहले आपको बताएं कि आज 1 फरवरी है। इमरान खान से इस्तीफा मांगने की पीडीएम की डेडलाइन कल गुजर चुकी है। ये वही बात है जो हम अपने प्रोग्राम में 4 माह से अपोजिशन रहनुमाओं से बार बार कह रहे थे कि अपोजिशन सड़कों पर आकर हुकूमत नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि अपोजिशन उस वक्त तक हुकूमत नहीं गिरा सकती जब तक इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ ना हो या हुकूमत के खिलाफ ना हो। ना तो सड़कों पर आकर हुकूमत गिराई जा सकती है, ना अदलिया के जरिए ये काम हो सकता है, और ना ही इन हाउस तब्दीली इस तरह से लाई जा सकती है। हम ये भी कहते रहे कि पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की कुर्बानी नहीं देगी, क्योंकि वहाँ उनकी हुकूमत है और इस्तीफा देने के बाद अगर नए इंतखाबात होते भी हैं तो नून लीग तो पंजाब और मरकज़ में हुकूमत देख रही है, मगर पीपल्स पार्टी के हाथ एक बार फिर सिंध हुकूमत के सिवा कुछ नहीं आएगा। मगर पीडीएम रहनुमा बजिद रहे कि वो अपनी हिकमत अमली से हुकूमत गिरा देंगे। देखिए गुज़िश्ता 4 माह से हम अपोजिशन रहनुमाओं से क्या कहते रहे और वो किस तरह अपनी बात पर बजिद रहे। साहब, आप कर लें जलसा और तारीखी जलसा कर लें, उसके 2 दिन बाद पीपल्स पार्टी कराची में कर ले और आप सब उसमें भी शिरकत कर लें, सारे दोनों जलसों में सारे तकारीर भी कर लें। हुकूमत का कॉन्फिडेंस तो समझ में आता है कि जी कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये हमारा, उनके साथ अक्सरियत है, इत्तेहादी हैं, इदारे भी खड़े हैं। ये आपका किस बात पे कॉन्फिडेंस है, आप कर लेंगे जलसा? हुकूमत कैसे गिर जाएगी? जो मरियम नवाज साहबा कह रही है जनवरी से पहले गिर जाएगी, इस्तीफों से पहले गिर जाएगी। नहीं शाहजेब, अगर ये हुकूमत इतने कॉन्फिडेंस में है तो ये फिर ये कर क्या रही है? ये पाकिस्तान की तारीख में हुकूमतें जिस तरह गई हैं, या वज़रा आज़म या तो अदालती फ़ैसलों की सूरत में गए हैं, या फिर फ़ौज की मुदाखलत की सूरत में गए हैं, या फिर इन हाउस चेंज की सूरत में गए हैं। वो तीनों ऑप्शन तो आपके पास नहीं है कि अदालत से कोई फ़ैसला आ जाए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, या फ़ौज मुदाखलत कर दे उनके ख़िलाफ़, या फिर इन हाउस चेंज। तो आपकी अक्सरियत होती है तब भी आप पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर पाते, तो कैसे हटाएंगे ना? गैर मामूली जब हालात होते हैं तो फिर उसके नताइज भी गैर मामूली होते हैं और उसका हल भी गैर मामूली होता है। आप जब अस्करी क़यादत के साथ भी नहीं बात करेंगे, हुकूमत के साथ भी नहीं बात करेंगे, और आप हुकूमत को गिरा भी नहीं पाएंगे ना, पार्लियामेंट के अंदर सड़कों का भी एक्सपीरियंस आपको पता है, आपकी तहरीक का क्या एंड रिजल्ट है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान उस मुकाम पे आ गया है कि हमें एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। क्या फॉर्मूला है आपके पास? आप हो जाए मुस्ताफी, इदारे अभी भी इस हुकूमत के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो फिर आप कैसे गिरा लेंगे? जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, उससे तो हुकूमत नहीं गिरी। आपका तो एतराज़ ये है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें होती थी, फिर भी इमरान खान और ताहिरुल कादरी आपकी हुकूमत नहीं गिरा पाए। इस हुकूमत का एतराज़ ये नहीं है कि साजिशें होती हैं, ये हुकूमत कहती है कि हम सेम पेज पर हैं, तो फिर कैसे गिरा लेंगे आप? जी, फ़र्क ये था कि हमारी हुकूमत जो थी वो तरक्की कर रही थी, वो मुल्क के मसाइल हल कर रही थी, अवाम खुश थे, CPEC इम्प्लीमेंट हो रहा था, मुल्क में टेररिज्म ख़त्म हो रहा था। आज तो हर चीज़ सवाल पजीर है। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, सियासी जमातें अपना फ़ायदा देखती हैं। नून लीग ये देख रही है कि ये हुकूमत गिरती है तो हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ में बनाएंगे। आप अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो सिंध हुकूमत से ज़्यादा आप क्या बना लेंगे? देखिए शाहजेब साहब, गुजारिश है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अगर तो हुकूमतें बनाना ही है जितना आप फरमा रहे हैं, तो फिर तो यकीनन पीपल्स पार्टी ये सोचेगी कि जी हमारा हदफ सिंध हुकूमत है, तो सिंध हुकूमत तो ऑलरेडी हमारे पास है। और आप वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी हो, इस मुल्क की सियासत के अंदर मदाखलत का अमल बंद हो, तो फिर आप बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे देते हैं। ये तो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए फिर अपसाइड क्या है? पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि आज इस हुकूमत को गिरा दें, कल को दोबारा इलेक्शन हो जाए तो उन्हें मैक्सिमम क्या मिलना है? सिंध की हुकूमत मिलनी है, आपके लिए अपसाइड ज़्यादा है, आप पंजाब की हुकूमत के लिए सोच सकते हैं, मरकज़ में हुकूमत बनाने का सोच सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए इसके अलावा क्या अपसाइड है कि उन्हें केसेस में रिलीफ मिल जाए? क्योंकि इस हुकूमत को गिरा के उन्हें दोबारा भी सिंध की हुकूमत मिलनी है, इसके अलावा और क्या मिलना है? देखिए, सबके लिए जो अपसाइड है वो ये है कि अगर डेमोक्रेटिक स्पेस श्रिंक हो जाएगी, आप अगर हुकूमत में भी होंगे तो आप डमीज होंगे, आपके इख्तियारात नहीं होंगे, आप लोगों को सर्व नहीं कर सकते। खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत में उनके इदारों के साथ ताल्लुकात कैसे थे वो बता रहे हैं। इस वक्त तो वजीर आजम कह रहे हैं कि मेरे ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, इदारे कह रहे हैं कि हम जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़े हैं। तो आप कैसे कामयाब हो जाएंगे जब आज तक ये नहीं हुआ? आज तक ये नहीं हुआ तो इसीलिए तो हम इस हालत को पहुँचे हैं, इसीलिए तो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इसीलिए तो इस मुल्क में सिलेक्टेड हुकूमत है, इसीलिए तो ये मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। अगर ये नहीं होगा तो फिर ठीक है, फिर जिस तरह से चलता आ रहा है फिर चलता जाए। नहीं, मगर साहब, अगर आपने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, लॉन्ग मार्च खत्म करेंगे, उसके बाद धरना दे दिया, तो हुकूमत की जगह काउंटडाउन तो आपका शुरू हो जाएगा। इतने सारे लोगों का इंतजाम करना, उन्हें इस्लामाबाद की सर्दियों में संभाल के रखना, तो फिर आप ही डायलॉग करेंगे, अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे? नहीं हटेंगे।
शाहजेब इस बुनियादी मौक़िफ़ असूल के लिए हमें जो है वो जदोजहद करनी चाहिए। इदारे तो करीब ही होंगे हुकूमत के, जैसे जैसे आपके मार्च की तारीख करीब आएगी वैसे वैसे इदारे भी हुकूमत की सपोर्ट में और ज़्यादा होंगे। तो ये एक सही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है आपके ख्याल में? पाकिस्तान में माजी में बदकिस्मती से ये रवायत रही है कि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता उल्टा करती थी। इस वक्त एक अजीब पेचीदा सूरत हाल है कि इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी हुकूमत के साथ बॉक्स हो गई है जो नाकाम भी है, अनपॉपुलर भी है। और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना बयानिया ना बदलने का दावा तो कर रही है, मगर अपने बयानात आए रोज़ फिलहाल ज़रूर बदल रही है। पहले 31 दिसंबर तक असेंबलियों से इस्तीफे देने की बात हुई, मगर वो इस्तीफे कायदीन के पास से आगे नहीं बढ़े। फिर कहा गया कि 31 जनवरी तक इमरान खान से इस्तीफा ले लिया जाएगा, मगर कल 31 जनवरी भी गुजर गई। ये भी कहा गया कि 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, मगर आज 1 फरवरी है, लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ। ये बात भी हुई कि पीडीएम की लड़ाई इमरान खान से नहीं, उन्हें लाने वालों के साथ है, मगर अब कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से नहीं, इमरान खान से लड़ाई है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि 31 जनवरी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तीफा लेंगे, वरना 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। मौलाना ने यह भी कहा था कि इमरान खान एक मोहरा है, हम इस्टेब्लिशमेंट को उसे लाने का मुजरिम समझते हैं और हमारी तोपों का रुख अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब होगा। इमरान खान एक मोहरा है, हम इस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी कहा कि बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं है। मियां साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर हैं। अच्छा मैडम, क्या कि ये बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहती। मियां साहब ने तो उसको पहले कह के साइड पे कर दिया कि बेटा तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम छोटे आदमी हो, इससे बाहर रहो, ये बड़ों की लड़ाई है। लेकिन अब पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है कि हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है। हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं, महाज जंग ही ये नहीं है। मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। अब 4 फरवरी को पीडीएम का इजलास है, जिसमें पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज के लिए अपना जो इजहार ख्याल है वो करेगी, क्या तरीक़ाकार है वो बताएगी। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, मुतादिद शोज़ में हम बार बार आपसे कहते रहे कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है सड़कों पर आने से, इन हाउस चेंज, उसकी जो रिवायत है उसके मुताबिक एक भी चीज़ नहीं है जो पीडीएम के साथ है। आप लोग बजिद रहे कि नहीं जी हम अलग करके दिखाएंगे इस दफ़ा, वो सारी बातें गलत साबित हुई। आज 1 फरवरी है, 31 जनवरी गुजर गई, हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है, ना आपने इस्तीफा दिया ना हुकूमत ने। देखिए शाहजेब साहब, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो आप पाकिस्तान की तारीख बता रहे हैं, हम उसी तारीख को तो बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान में हमेशा ये होता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत गिराती रही है। अब इस दफ़ा ये मुश्किल हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी हुकूमत के साथ बॉक्स हो गई है कि जो नॉन परफॉर्मिंग भी है, जो अनपॉपुलर भी है, और अपोजिशन से कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि अब हम उस पुराने रास्ते को सब तर्क करना चाहते हैं। और जहाँ तक तहरीक का सवाल है, देखिए तहरीक जो है वो एक मरहलावार चलती है, उसमें आप टाइम के साथ कुछ फाइन ट्यून भी करते हैं। बीच में सेनेट के इंतखाबात हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन थे, हम नहीं चाहते थे कि मगर इसमें एक मसला है, आपका बयानिया तो आप कहते हैं कि वही है, मगर आपके बयानात तो बदल गए हैं। हम आपसे बार बार ये भी पूछते रहे कि अगर आप इदारों और हुकूमत पर एक साथ तनकीद करेंगे तो आपका जो स्ट्रेटजी है कि आप इदारों को हुकूमत से अलग कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, उल्टा आप करीब कर देंगे। तो अब वो साबित हुआ ना, क्योंकि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं हमारी तो इदारों से लड़ाई नहीं है, फौज से नहीं है हमारी लड़ाई, हमें शिकवा है उनसे। हालांकि पहले कहते थे कि जी इन्हीं से है, मरियम नवाज साहिबा कहती थी बड़ों की लड़ाई है, ये जो इमरान खान है ये छोटे हैं इसमें। देखिए इदारों से जो हमारा इख्तलाफ है या था, वो इस बुनियाद पे नहीं था कि वो इदारे क्या कर रहे हैं या वो इदारे क्या हैं।
हमारा इख्तलाफ इस बात पे था कि पाकिस्तान में हर इदारे को अपने दायरे कार में काम करना चाहिए, और पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जो इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर मुदाखलत का अमल है, इसने पाकिस्तान को मजबूत नहीं किया, पाकिस्तान को कमज़ोर किया है। आधा पाकिस्तान हमसे टूट गया इसी मुदाखलत और वोट को एहतराम ना देने की वजह से, और बाकी मादा पाकिस्तान भी कमज़ोर होता रहा इसी मुदाखलत की वजह से। तो हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं, हम इदारों के सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं। इसी तरह अब जो हमारी तहरीक है वो सेनेट के बाद इंशाल्लाह असल मरहले में दाखिल होगी, और 4 तारीख को आप देखिएगा जो PDM का सरबराही इजलास है वो ठोस लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान करेगा। और ये लॉन्ग मार्च आम नहीं होगी। पाकिस्तान में हमेशा लॉन्ग मार्च होते थे हुकूमत गिराने के लिए, ये लॉन्ग मार्च है उस निज़ाम को तब्दील करने के लिए जिसने 22 करोड़ अवाम के वोटों को यरगमाल बनाया हुआ है, जो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम सियासी जमहूरियत नहीं बनने दे रहा। हमने आपको पहले भी कहा था, आपको पहले भी कहा था, दोबारा कह रहे हैं, आप कर रहे हैं लॉन्ग मार्च। आपके लॉन्ग मार्च से हुकूमत को क्या फर्क पड़ जाएगा? पीपल्स पार्टी कहती है धरना उन्होंने देना नहीं है, धरने का आपका प्लान भी नहीं है, आपने जलसे कर लिए, आप लॉन्ग मार्च भी कर ले, क्या फर्क पड़ जाएगा हुकूमत में? देखिए, ये तो मैंने जैसे आपसे कहा ना कि ये लॉन्ग मार्च उस तर्ज का नहीं है जैसे पहले होते रहे। पाकिस्तान की 10 डेमोक्रेटिक फोर्सेस जिसमें 4 सूबों की जमातें शामिल हैं, कौमी जमातें शामिल हैं, इलाकाई जमातें शामिल हैं, मजहबी जमातें शामिल हैं, इसका अगर आप कोई मुमासलत कर सकते हैं तो ये उस किस्म का कंसेंसस है जो जजेस मूवमेंट के दौरान हमने देखा था कि हर तबका फिक्र का शख्स उस रूल ऑफ लॉ के लिए निकल आया था। ये पाकिस्तान के वोट की हुर्मत, हर पाकिस्तानी के वोट की इज्जत, इस महंगाई के खिलाफ, इस हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ कि जिसने लोगों को बदतरीन महंगाई दी है, बदतरीन बेरोजगारी दी है, पाकिस्तान को खारजा महाज पे बदतरीन पिस्पाई दी है, कश्मीर हमारे हाथ से निकाल दिया, ये इन सारी चीजों के खिलाफ लोग निकलेंगे। और आप देखिएगा कि ये लॉन्ग मार्च वो आम लॉन्ग मार्च नहीं होगा। आपके आखिर के जलसों से नजर आ रहा है कि आपके वर्कर सपोर्टर्स भी थक गए हैं, और जो वर्कर सपोर्टर हैं आपका, अगर ये लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है, यानी कम से कम आपको इस बात का इदराक है कि जो आपकी पहली हिकमत अमली थी कि इदारों और हुकूमत दोनों पर एक साथ तनकीद करनी है ताकि दोनों के दरमियान फासला हो, वो नाकाम हो गई है, और आप क्या किसी नई हिकमत अमली के साथ जाएंगे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बयान से हिंट मिलती है कि जी हमारे इदारों से कोई इख्तिलाफ नहीं है, या आपकी हिकमत अमली वही रहेगी, बयानात में फ़र्क आएगा, या बयानिया वही रहेगा और बयानात भी वही रहेंगे? शाहजेब, हमारी हिकमत अमली सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के लिए वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए, पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाया जाए। पाकिस्तान मुआशी तौर पे खोखला हो रहा है। हम अपने खित्ते में जहां बैठे हैं, हमारा हमसाया मुल्क अगर 11% से तरक्की करेगा, हम 1-1.5% से तरक्की करेंगे, हमारा दिफा खतरे पे पड़ जाएगा, जो कि पड़ चुका है ऑलरेडी। ये देखिए, बयानिया लड़ाई का नहीं है, ये इस मुल्क को एक हारमनी के साथ आइन के बंदोबस्त में चलाने का बयानिया है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की, जो मैं अदब से कहना चाहूंगा कि जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी अस्करी क़यादत है, उसके हाथ में अब पाकिस्तान की तकदीर है। 72 साल से जैसे इस मुल्क को चलाया जा रहा था, जहां पे यह समझा जाता था कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के मफादात की कुल वारिस है या कुल निगहबान है, उस सोच को बदलना होगा। अब यहां पर दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी जगह देनी होगी। पाकिस्तान के असल मफाद के वारिस पाकिस्तान के अवाम है, इस सोच को अपनाना होगा, सब इदारों को इस सोच को अपनाना होगा। और इकबाल साहब, ये बात तो आप पर वाज़ेह हो गई कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने नहीं हैं आपके साथ, तो आप जब लॉन्ग मार्च करेंगे, जैसा कि अब तक होता आया है कि ना आप इदारों को हुकूमत से दूर कर पाए और हुकूमत मजबूत से मजबूत तर होती चली गई, जब आपकी हिकमत अमली नाकाम होती चली गई और आपकी डेडलाइंस गुजरती चली गई, तो आप लॉन्ग मार्च के बाद भी हुकूमत को मजबूत ही नहीं करके छोड़ेंगे फिर? देखिए, हम किसी को ना किसी से करीब करना चाहते हैं, ना किसी से दूर करना चाहते हैं। जो कुर्बतें हैं वो रहें या ना रहें, हमारा सिर्फ एक मकसद है
कि हम सबको आइन के करीब करना चाहते हैं। जो आइन से दूर होगा वो पाकिस्तान को खोखला और कमजोर करेगा। अगर सब पाकिस्तान के आइन से करीब होकर चलें तो फिर ना इस मुल्क के अंदर कोई झगड़ा है, ना इस मुल्क के अंदर कोई लड़ाई है। हर कोई अपने हिस्से का काम कर सकता है। मैं फिर ये कहूंगा शाहजेब, देखिए पाकिस्तान के जनरल्स को पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत करनी चाहिए। पाकिस्तान के सियासतदानों को पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट के फैसले करने हैं। पाकिस्तान के जजेस को इंसाफ फराहम करना है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, इस मुल्क के निज़ाम को, दफ्तरी निज़ाम को एफिशिएंटली चलाना है। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमी ड्राइव करनी है। हर कोई अपना काम करे। ये मुल्क जन्नत है। ऐसे अगर अपना काम नहीं करना चाहता, हर कोई दूसरे के काम में टांग अड़ाना चाहता है। अगर ये मौदवाना दरख्वास्त से हो सकता होता तो आप लोग इतनी बड़ी मूवमेंट ना चलाते, पहले ही कर लेते। ये नहीं होना था मौदवाना दरख्वास्त से, इसीलिए आप लोगों ने इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई, नाम ले लेके नवाज शरीफ साहब ने तनकीद की। अब आप फिर मौदवाना गुजारिश पर ही आ गए, तो बस फिर ना ही समझे। मौदवाना गुजारिश नहीं, मैं तो ये एक रिफ्लेक्शन, एक रियलिटी बता रहा हूं। और ये जो जद्दोजहद है, देखिए हम इसके लिए क्यों मजबूर हुए हैं। ये पाकिस्तान के अवाम और हमारे मुस्तकबिल की जद्दोजहद है, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल की जद्दोजहद है। यकीन कीजिए शाहजेब, अब हमारे दिलों में 1% ये लालच नहीं है हमने कोई ओहदा लेना है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क से हमने जो कुछ लिया, 30-30 साल लगाए, इस मुल्क ने बहुत नवाजा, 5-5, 6-6 दफा MNA बन गए, वजारतें देख ली। अब हम अपनी अगली नस्ल को एक जमहूरी आईनी पाकिस्तान देके जाना चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान जो भी कुर्बानी होगी देंगे। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो आपके जवाबात हैं उन पर सवाल नहीं उठा रहा मैं अगर आपकी हिकमत अमली पर सवाल उठा रहा हूं कि आपके पास है या नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी हिकमत अमली है वो हुकूमत को मजबूत किए जा रही है। अब भी आप दावे बड़े करेंगे, आखिरी रिजल्ट ये होगा कि हुकूमत और मजबूत हो जाएगी। देखिए ये हुकूमत तो खोखली हो चुकी है। हमारी जो पहले मरहले की मुहिम थी उसने राय आमा को हमवार किया है। देखिए जो ये पब्लिक ओपिनियन होती है, ये जलसों से रैलीज का मकसद ही होता है कि पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइजेशन करें। वो जो राय आमा का दबाव है आज आपको हुकूमत के अंदर नजर आ रहा है। वजीर आजम बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, वज़रा बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। जो इनके अरकान असेंबली हैं वो अपनी मीटिंग्स में कह रहे हैं कि हम जहां जाते हैं लोग हमसे महंगाई पर सवाल करते हैं, हम उनसे माफिया मांगते हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। तो ये जो एक अवामी दबाव हमने मोबिलाइज किया है, इसके असरात आ रहे हैं। और इसी तरह जो हमारी तहरीक अब आगे चलेगी, जो हमारे पास हिकमत अमली है, इंशाअल्लाह ताला वो नताइज हासिल करेंगे। ये एक बात फैसला एक दफा हो जाए कि या इस मुल्क के अंदर आइन बालादस्त है या इस मुल्क के अंदर गैर आइनी तरीक़ेकार मुस्तहकम है या बालादस्त है, तो ये एक फैसला कौन मरला है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इसमें जो फतह है वो आइन की, जमहूरियत की और पाकिस्तान के अवाम की होगी। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद होंगे। किस किस को वैक्सीन मिलेगी, कब मिलेगी, अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है या आप डॉक्टर हैं तो क्या तरीक़ाकार है वैक्सीन लगवाने का, वो सारे सवाल उनके सामने रखेंगे। और क्या वैक्सीन के कामयाबी कितनी है, इस सब बातें उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का अमल 2 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। 5 लाख वैक्सीन की पहली खेप आज चीन से पाकिस्तान पहुंच गई है और ये वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, जिसके लिए 4 लाख से ज़ायद हेल्थ केयर वर्कर्स खुद को रजिस्टर्ड करा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल तक तमाम सूबों में वैक्सीन की तकसीम मुकम्मल होगी और 3 फरवरी से मुल्क भर में एक साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए जा चुके हैं और वैक्सीनेशन का तमाम अमल डिजिटल तरीक़ाकार से कंट्रोल किया जाएगा। अभी चीन से वैक्सीन आई है, उसके बाद बरतानिया से वैक्सीन आएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ऐलान किया है कि 6 महीने में बरतानिया से 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख डोजेज आ जाएंगी। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। मगर लोगों के जहन में सवालात हैं कि वो कैसे खुद को रजिस्टर्ड कराएं, कैसे उनको वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हैं। उन सब का जवाब देने के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान, बामने खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़ाहिर चाइना से 5 लाख डोजेज़ आ गई हैं, मज़ीद 1 करोड़ 70 लाख डोजेज़ बरतानिया से आएंगी। लोगों के जहन में सवालात हैं, अगर वो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं तो जो सरकारी अस्पताल के लोग हैं उनका क्या होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल के लोग हैं वो खुद को कैसे रजिस्टर्ड कराएं, उन्हें कब मिलेगी। 65 साल से ज़ायद के जो लोग हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें वैक्सीन लगनी है, वो कैसे खुद को रजिस्टर्ड कराएं, ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे होगा।
बहुत अहम सवाल है जी, क्योंकि जब इतनी बड़ी आप वैक्सीन डिप्लॉयमेंट कर रहे हों तो उसमें नज़्म-ओ-ज़ब्त और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का बहुत अहम रोल है। तो जो पहले बताता चलूं कि जो तो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके बारे में जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसमें हम जो ये वैक्सीन है ये फराहम कर देंगे सूबों को, उनके साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन रही है ये जांचने के लिए कि उनकी क्या तैयारी है, हमारे पास उनको सपोर्ट करने के लिए क्या तरीका है। और उन्होंने जो तमाम हमारे उनके फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर कर रखा है और वो एक तरीके के मुताबिक यानी और वो क्या तरीका होगा वो इस तरह से कुछ होगा कि उनके जो हाई रिस्क हॉस्पिटल्स हैं जहां सबसे ज़्यादा कोविड के मरीज़ हैं और जहां सबसे ज़्यादा कोविड के मरीज़ों का बोझ रहा है या है वहां से शुरू करेंगे और फिर बतदरीज वो अपने बकिया फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर करेंगे। इसकी तमाम लिस्ट्स जो हैं वो हमारे नेशनल डैशबोर्ड में मौजूद हैं और हम उनको असिस्ट कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटी के मुताबिक कि वो नाम कैसे सिलेक्ट किए जाएं। तो एक पूरा तरीकाकार इसमें बना दिया जा चुका है। अच्छा, उसके बाद जब ये मरहला ख़त्म हो जाएगा, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको कवर कर दिया जाएगा, तो जैसे हमने जिक्र किया था कि फिर जो सिटीजन्स हैं हमारे पाकिस्तानी शहरी जो हैं और हम शुरू करेंगे 65 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए। अच्छा, उसमें नादरा के डेटाबेस में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है और फिर उसमें भी एक तरीका हमने वजह किया है, वो आप बड़ा ये चलता रहा 1166, उसके बारे में भी क्लियर कर दूं। वो सिस्टम रेडी है, सिर्फ उसको ऑपरेशनल इसलिए नहीं किया कि अभी वैक्सीन हम जनरल पब्लिक को देना शुरू नहीं हुए, लेकिन वो इंशाल्लाह उसी तरह से होगा जैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको जवाब आ जाएगा उस SMS पे कि आपका किस वैक्सीन सेंटर में और किस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, ताकि आप आराम से जाके बगैर रश और भीड़ और बगैर किसी तकलीफ के अपनी वैक्सीन लगा सकें। तो इस पर काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी ट्रेनिंग हुई है, इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हुई है। मैं समझता हूं कि आपको खुशी होगी जब इंशाल्लाह ये सिस्टम रोल आउट होगा। और सब लोगों के जहन में ज़रा कुछ अहम सवालात हैं। एक तो ये कि जो चीन से वैक्सीन आ रही है उसकी कामयाबी का रेट क्या है। दूसरा सवाल लोगों के जहन में है कि जी साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ नहीं है जब वैक्सीन हमें लगाई जाएगी। जब रियासत इंतज़ाम कर रही है तो रियासत की तरफ से आपका आवाम को पैगाम क्या है कि उन्हें आगे बढ़कर ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसकी अफादियत है? क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलना शुरू हो जाती हैं, मनफी खबरें चलना शुरू हो जाती हैं बगैर किसी तस्दीक के। बिल्कुल जी। एक तो ये है कि जो साइनोफार्म है इसकी तकरीबन 80-85% के करीब रिपोर्टेड एफिकेसी है। जो एस्ट्राजेनेका है उसकी भी 70 और 90% की रेंज में है। तो ये मौसर वैक्सीन हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल लगानी चाहिए। साइड इफेक्ट्स जी मेरे ख्याल से बाजू में थोड़ा सा जो टीके का थोड़ा सा दर्द होता है वो, और उसके एक आध दिन तक थोड़ा सा, जैसे आपको पता है किसी भी टीके के बाद थोड़ा सा शोर हो सकता है। इसके अलावा कभी हल्का फुल्का बुखार, कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल लगवानी चाहिए ये वैक्सीन, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूं कि इसमें तमाम जो आलमी माहिरीन हैं उनकी दो टोक राय है कि ये वैक्सीन लगे, कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं हैं जिनके बारे में कोई परेशानी की जाए। जैसे हुकूमत ने ऐलान किया कि स्टेजेस में आएगी और फिर आवाम को लगाई जाएगी और मुफ्त लगाई जाएगी, क्या प्राइवेट सेक्टर भी ये वैक्सीन मंगा सकता है और कमर्शियली ये बेची जा सकती है पाकिस्तान में? अच्छा, इसमें चूंकि हमने दो तरह से प्रोक्योरमेंट का सोचा था, एक तो ये गावी और कोवैक्स के जरिए या फिर जब हुकूमत डायरेक्टली खरीद करे, लेकिन तीसरा जो प्राइवेट सेक्टर का है हम रोकना नहीं चाहते। उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। एक आध कोई छोटी सी ब्यूरोक्रेटिक हल्की फुल्की सी हर्डल है, प्रोसेस की हर्डल है, वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी अगले एक आध दिन में, तो वो भी मुमकिन होगा। लेकिन उसमें प्रैक्टिकली एक चीज़ हमने ज़हन में रखनी है, वो ये कि जब इस वक्त ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई जो है वो इतनी शॉर्ट है तो किसी प्राइवेट इंपोर्टर को इतनी आसानी से यह भी नहीं मिलेगी। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों में यह बिल्कुल मुमकिन होगा और हम उसको एनकरेज करेंगे, हम बिल्कुल रोकेंगे नहीं। क्योंकि अगर कोई प्राइवेटली लेके खरीद कर लगवाना चाहता है ओवर एंड अबव, अगर मतलब जो गवर्नमेंट कर रही है जो फ्री मिलेगी, उसके अलावा अगर कोई करना चाहता है तो हम उसको रोकेंगे नहीं बल्कि फैसिलिटेट करेंगे। सब और जो कोरोना की दूसरी लहर है, अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को उतना नुकसान इस दूसरी लहर ने भी नहीं पहुंचाया। ज़ाहिर अवाम एहतियात करें, मगर जो दूसरी लहर है उसमें भी जितना नुकसान मगरबी ममालिक में हुआ है उतना नुकसान नहीं किया है और ये गुजर गई है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल जी, बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी है अल्लाह की, और आई थिंक हमारी जो मजमूई तौर पे कोशिशें हैं उसका भी असर है इसमें। बात यह है कि अगर आप बहुत सारे यूरोपीय ममालिक को देखें तो उनके यहाँ जिस तरह से अमवात में या उनकी जो
शहरी ज़िंदगी है, मजबूरी ज़िंदगी पर जिस तरह असरअंदाज हुई है ये सेकंड वेव, उस तरह से हमारे यहाँ नहीं हुई। हमें ज़ाहिर है कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी हैं, तकलीफ़ें भी हमने उठाई हैं, स्कूल और कॉलेज बंद हुए, हमारे रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री जो है उसको वो सफ़र हुई है इस तरह से। उसके अलावा शादी हॉल वगैरह जो हैं उधर जो हैं पाबंदियाँ लगी, लेकिन ये मिलजुल के एक एफर्ट करके इस बीमारी की दूसरी लहर जो है वो भी नीचे आना शुरू हो गई है। लेकिन ये वैक्सीन के साथ साथ मैं फिर आपके ज़रिए, आपका बहुत देखा जाता है शो, मैं ये चाहता हूँ कि हम एक मैसेज दें कि देखिए ये जब तक हम एहतियाती तदाबीर अपनाए रखेंगे, ये हमारे जो एक्शंस हैं इनके इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि हम इस वक्त बिल्कुल एहतियात छोड़ दें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुल्तान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अहम बात है। उन्होंने बताया किस तरीके से लगेगी, आवाम को किस तरीके से ये मैसर होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सेहत के शोबे से मुतालिक एक और अच्छी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा आवाम को मुफ्त सेहत की सहूलत फराहम करने वाला पहला सूबा बन गया है। खैबर पख्तूनख्वा में मरहलावार सेहत कार्ड्स की तकसीम शुरू की गई थी, जो आज मुकम्मल हो गई है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे के जनूबी अजला की 100% आबादी को सेहत कार्ड जारी कर दिए, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का वाहिद सूबा बन गया है जहां पूरी आबादी को सेहत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर है। इस प्रोग्राम से सूबे के 65 लाख खानदान यानी 4 करोड़ अफराद इस्तेफादा करेंगे और इस स्कीम के तहत एक खानदान 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत मुफ्त हासिल कर सकता है। हुकूमत किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट की सहूलत को भी इस स्कीम में शामिल कर रही है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ऑंग सान सू की ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद तकरीबन 22 साल तक जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की। उस मुल्क में जिद्दोजहद की जहाँ दहाइयों तक फौजी आमरीत रही। इस लीडर ने फौजी मुदाखलत और आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन दुनिया भर में पजीराई मिलने के बावजूद इस लीडर को कभी इक़्तिदार नहीं मिला, जिसके बाद इस लीडर ने समझौते करना शुरू कर दिए, जमहूरी उसूलों की कुर्बानियाँ देना शुरू कर दी। इक़्तिदार के लिए इस लीडर ने एक समझौते के तहत फ़ौज से ही हाथ मिला लिया। इस लीडर को इक़्तिदार तो मिल गया, मगर मुल्क का कंट्रोल फिर भी फौज के हाथ में रहा। फौज और इस सियासी लीडर ने मिलकर मुल्क का निज़ाम चलाने की कोशिश की, मगर इस हाइब्रिड रिजीम ने तब्दीली के नाम पर मुल्क को मजीद पस्ती की तरफ धकेल दिया। नाम जमहूरियत का रहा और काम आमरीत वाले होते रहे। इख्तलाफ राय को मजीद दबाया गया, अक़लियतों की नस्लकुशी की गई। इस पर फौज के रवैये पर तनकीद हुई तो इस लीडर ने फौज की हिमायत कर दी, अपने ही माजी के बयानात की नफ़ी कर दी। एक अरसे तक फौज और सियासी लीडर एक ही पेज पर नजर आए, मगर वक्त गुजरा तो फौज की हमदर्दियाँ बदल गई। फौज ने अपने बदलते मुफादात के लिए इस लीडर को ही कुर्बान कर दिया। ये कहानी म्यांमार की है और ऑंग सान सू की हुकूमत का आज इसी फौज ने तख्ता उलट दिया, जिसकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का ऑंग सान सू दिफा करती रही हैं। दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जो समझौते करके हुकूमत में आ जाते हैं, इक़्तिदार में आकर मजीद समझौते करते हैं, फौज की मुदाखलत का दिफा तक करते हैं, मगर बाद में जब मुफादात बदलते हैं तो उन्हें कुर्बान कर दिया जाता है। ऑंग सान सू की जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने नवंबर 2020 में हुकूमत बनाने की मतलूबा तादाद से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। गैर मामूली तौर पर 2015 के इंतखाबात से भी ज़्यादा नशिस्तें हासिल की, 83% नशिस्तें हासिल की। फौज की हिमायत याफ्ता अपोजिशन जमात यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को शिकस्त हुई तो उसने इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगा दिया और फौज ने भी ऑंग सान सू की अक्सरियत कबूल करने से इनकार कर दिया, इलेक्शंस को फ्रॉड करार दे दिया। और आज सुबह जब पार्लियामेंट का पहला इजलास होने जा रहा था, जिसमें नई हुकूमत का ऐलान होना था, उससे पहले ही फौज ने ऑंग सान सू समेत कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया और मुल्क में 1 साल के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। फौज ने टीवी पर मुल्क का कंट्रोल हासिल करने की तस्दीक करते हुए कहा कि मुल्क के इख्तियारात अब फौज के कमांडर इन चीफ के पास होंगे और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया जाता है, जिसके बाद फौज की निगरानी में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा और रियासत की जिम्मेदारियां जीतने वाली जमात के सुपुर्द कर दी जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि जिस आर्मी चीफ के पास इस वक्त म्यांमार का कंट्रोल है, उस पर रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी और मुख्तलिफ जराइम सरजद करने पर अमेरिका 2019 में पाबंदियां आयद कर चुका है। दूसरी तरफ ऑंग सान सू की तरफ से उनकी जमात ने बयान जारी किया है कि मेरी गुजारिश है कि लोग इसे कबूल ना करें, इसका जवाब दें और फौजी मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज करें। इस वक्त म्यांमार के दारुल हुकूमत और मरकजी शहर की सड़कों पर फौज मौजूद है, जबकि बड़े शहरों में कई मकामात पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। दारुल हुकूमत के साथ राब्ते मुनक़ता हैं। सरकारी टीवी चैनल का कहना है कि वो तकनीकी मसाइल की वजह से बंद है। मकामी मीडिया के अलावा BBC वर्ल्ड सर्विस समेत कई गैर मुल्की चैनल्स की नशरियात रोक दी गई है और इमरजेंसी के ऐलान के बाद इस वक्त म्यांमार में अफरा तफरी की कैफियत है। शहरियों को समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिन कैसे होंगे। ATM के बाहर लोगों की कतारें लगी हुई नजर आई, मगर लोग पैसे निकलवा ना सके, क्योंकि म्यांमार बैंक एसोसिएशन ने बयान जारी कर दिया कि मालियाती सहूलियात आर्जी तौर पर बंद रहेंगी। म्यांमार में फौजी मुदाखलत की अमेरिका ने मजम्मत की है और कहा है कि वाशिंगटन
हालिया इंतखाबात के नताइज को बदलने या म्यांमार में जमहूरियत के तहत ताकत की मुंतकली के खिलाफ हर कोशिश की मुखालफत करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम हुकूमती और सिविल सोसाइटी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि म्यांमार में लोगों की जमहूरियत, आज़ादी, अमन और तरक्की की जिद्दोजहद में अमरीका उनके साथ खड़ा है। फ़ौज को फ़ौरन ये इक़दाम वापस लेना होंगे। म्यांमार में मौजूदा फ़ौजी मुदाखलत और आंग सान सू की के किरदार को समझने के लिए म्यांमार की तारीखी पस मंज़र को समझना ज़रूरी है। म्यांमार में फ़ौजी हुक्मरानी की एक तारीख है। 24 साल बैरून मुल्क रहने के बाद आंग सान सू की 1988 में मुल्क वापस आई और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नाम से अपनी पार्टी बनाई, इंसानी हुकूक और जमहूरियत का नारा लगाया। म्यांमार की फ़ौज की नज़र में वो सबसे बड़ा ख़तरा बन गई। 1989 में फ़ौज ने उन्हें नज़रबंद कर दिया, मगर इसके बावजूद उनकी मकबूलियत ख़त्म नहीं हुई। 1990 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को अक्सरियत मिल गई, मगर फ़ौज ने इस जीत को मानने से इनकार कर दिया, क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। आंग सान सू की अदम तशद्दुद की तहरीक चलाती रहीं और दुनिया भर में उन्हें पजीराई मिलती रही, जिसके बाद 1991 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया। आंग सान सू की 1989 से लेकर 2010 तक ज़्यादातर नज़रबंद रहीं, मगर सन 2008 में म्यांमार में एक आइन मंजूर किया गया, जिसके तहत म्यांमार की पार्लियामेंट में 25% नशिस्तें फ़ौज के लिए मुख्तस कर दी गईं और वजारत दाखिला, वजारत दिफा और सरहदी उमूर की वजारत भी एक फ़ौजी को ही देने का ऐलान कर दिया गया। इस आइन के तहत 2010 में फ़ौज ने आम इंतखाबात करवाए। नज़रबंदी में होते हुए आंग सान सू ने इन इंतखाबात का बायकॉट किया। इंतखाबात के कुछ दिन बाद वो रिहा हुई। 2012 में ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने हिस्सा लिया। 45 में से 43 नशिस्तें हासिल की, जिसके बाद आंग सान सू अपोजिशन लीडर बन गई। 1990 के बाद 2015 में, यानी 25 साल बाद पहली बार म्यांमार में खुलेआम इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में आंग सान सू की जमात को अक्सरियत मिल गई, मगर आइन के तहत वो म्यांमार की सरबराह नहीं बन सकती थी, क्योंकि फ़ौज ने आइन में एक शिक रख दी थी कि किसी उम्मीदवार के गैर मुल्की रिश्तेदार हों तो वो सदर नहीं बन सकता, और आंग सान सू के बच्चे गैर मुल्की शहरी थे, इसलिए वो सदर नहीं बन सकी। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आंग सान सू के लिए स्टेट काउंसलर की पोस्ट बनाई गई और वो म्यांमार की डिफेक्टो लीडर बन गई, मगर अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो फ़ौज के साथ समझौते करती चली गई। और फिर 2017 में आंग सान सू के किरदार को उस वक्त ठेस पहुंची जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी की गई और फ़ौज ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों समेत 6700 से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमान कत्ल हुए, लाखों हिजरत करने पर मजबूर हुए, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक फ़ौज ने ख़वातीन और बच्चों का रेप भी किया। यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब म्यांमार की क़यादत आंग सान सू के पास थी, जो इस नस्लकुशी की तरदीद करती रहीं, और ये वो वक्त था जब उनकी साख को आलमी तौर पर नुकसान पहुंचना शुरू हो गया था। 2018 में अमरीकी होलोकॉस्ट म्यूजियम ने आंग सान सू को अपना दिया हुआ अवार्ड वापस ले लिया। नवंबर 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उनको दिया हुआ अवार्ड वापस ले लिया। 2019 में गैम्बिया ने, नामी मुल्क ने, आलमी अदालत इंसाफ में म्यांमार पर नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगाया और मुकदमा दायर कर दिया, जहाँ आंग सान सू ने फ़ौजी इक़दाम का दिफा किया, और अब उसी फ़ौज ने उनका तख्ता उलट दिया है। जिस फ़ौज का वो दिफा करती रहीं, आंग सान सू जमहूरियत की बहाली के लिए उभर कर सामने आई, इंसानी हुकूक की अलामत बन गई, मगर इक़्तिदार के लिए जब नज़रियात की कुर्बानी दी तो उनकी साख भी गई। बदलते वक्त के साथ इक़्तिदार भी गया, यानी तब्दीली का कहकर आई थी मगर ख़ुद तब्दील हो गई और फिर इक़्तिदार से भी गई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। जनवरी के महीने में टैक्स वसूली और बरामदात के हवाले से अच्छी खबरें सामने आई हैं। एफबीआर के मुताबिक जुलाई तक जनवरी 2570 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ, जो कि इस अरसे के मुकर्ररा हदफ 2550 अरब रुपए से ज़्यादा है। जनवरी में 363 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ, जबकि इसका हदफ 340 अरब रुपए था। एफबीआर के मुताबिक मुआशी तरक्की के बाइस रेवेन्यू के हुसूल में मज़ीद बेहतरी की तवक्को है। ये बड़ी मस्बत खबर है कि एफबीआर इस साल में अपने टारगेट के करीब पहुँचे, क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात का इज़हार किया जा रहा था, मगर जनवरी के नंबर्स अच्छे आए हैं। साथ ही एफबीआर ने 14 लाख टैक्स गोशवारों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस गोशवारे दाखिल न करवाने या सिफर काबिल टैक्स आमदनी जाहिर करने पर जारी किए गए। एफबीआर ने दावा किया है कि टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद में 9% इजाफा भी हुआ है। दूसरी तरफ मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ट्वीट में लिखा है कि मुझे ये बताते खुशी महसूस हो रही है कि हमारी बरामदात में इजाफे का रुझान बरकरार है। 8 साल बाद पहली मरतबा पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल 4 माह $2 अरब से ज़ायद रही। मुशीर तिजारत के मुताबिक जनवरी 2021 में पाकिस्तान की बरामदात 8% बढ़कर $2.14 रही, जबकि गुज़िश्ता साल जनवरी में बरामदात $1.98 थी। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने यह भी लिखा कि रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान बरामदात 5.5% बढ़कर $14.24 हो गई हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल में इसी दौरान ये बरामदात
13 अरब 50 करोड़ डॉलर थी। देखते हैं दरामदाद के नंबर्स क्या रहते हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में दरामदाद में भी 25% का इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस रहने के बाद दिसंबर में खसारे में चला गया था। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने अहमद उमर शेख और दीगर मुल्जिमान की हिरासत में 24 घंटे की तौसीह करते हुए कहा है कि कल तक वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुन लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को सुने बगैर रिहाई का फैसला दिया। इस तरह के मुकदमात में वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ लाजमी होता है। वफाकी हुकूमत को सिंध हाई कोर्ट में फ़रीक भी नहीं बनाया गया। उमर शेख की रिहाई का फैसला मुअत्तिल नहीं हुआ तो इसके संगीन नताइज निकलेंगे, मुकदमे के आलमी असरात मुरत्तब होंगे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर जस्टिस सज्जाद अली शाह के रिमार्क सामने आए कि आप तो फ़रीक ही नहीं हैं, हमें वजूहात बताएं कि उमर शेख को अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि ये एक शहरी का मामला है, हम जायज़ा लेंगे कि उमर शेख को क्यों हिरासत में रखा गया है। ये संजीदा नोयत का मामला है। उमर शेख को हिरासत में रखने के हुक्मनामे में कई बार तौसीह की गई। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुनाया था और मुल्जिमान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ सिंध हुकूमत ने अगले ही रोज़ नज़रसानी की अपील दायर कर दी थी। अहम बात यह है कि नौमुंतखब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता भी इसी हवाले से हुआ। हफ्ते के दिन अटॉर्नी जनरल ऑफिस की प्रेस रिलीज के जरिए ऐलान भी किया गया कि वफाकी हुकूमत ने भी डैनियल पर्ल कत्ल केस में फ़रीक बनने का फैसला किया है और अब कल वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। देखते हैं कि अदालत की तरफ से इस हवाले से क्या अहकामात सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।